गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि बच्चों, इससे पहले हमने विद्यालय में अनुशासन को किस प्रकार से बताया था, बुनियादी शिक्षा के माध्यम से और सर्वोदय दर्शन के माध्यम से, तो बालकों को हम किस प्रकार से अनुशासित कर सकते हैं। उसके बाद उसमें 5 सर्वोदय की जो 5 क्रियाएं थी, उन क्रियाओं को भी हम बताया था आपको कि पहली जो क्रिया थी उसमें सांस्कृतिक विकास संबंधी क्रियाएं, बालक को अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाए या अलग अलग देशों की विभिन्न संस्कृतियां उसके बारे में भी बालक को बताया जाए, तो बालक अपनी विभिन्न संस्कृतियों के द्वारा स्वयं अनुशासित होना सीख जाएगा। उसके बाद हमने बताया था नागरिक और सामाजिक संबंधी क्रियाएं, पाठ्यक्रम में ऐसी विषयों को सम्मिलित किया जाए जिससे सामाजिक और नागरिक जिसको सर्वांगीण विकास हो। उद्योग, व्यवसाय, आर्ट एंड कल्चर विषयगत के साथ साथ स्वयं बालक को स्वावलंबी बनाती है, वो शिक्षक को भी गांधी जी ने कहा इनको भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके बाद हमने आपको स्वस्थ जीवन संबंधी शिक्षा भी बताई थी। स्वस्थ जो हमारे स्वास्थ्य को जो लाभदायक है उस शिक्षा के बारे में भी बताया था। फिर जीवन की आधारभूत शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, बालक किस प्रकार से अपने आप को स्वयं को स्वावलंबी बनाते हुए इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। उसके बाद आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं, बालक की जो आत्म विकास की आवश्यकता है, स्वयं की आत्ममुक्ति की, लक्ष्य प्राप्त करने की जो आवश्यकता है, उसको भी बताया कि बालक समाज में रहकर सामाजिक ज्ञान को पाकर ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, मनन करके बालक किस प्रकार से अपना सर्वांगीण विकास कर सके और स्वयं स्वावलंबी हो। इससे पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को सम्मिलित किया जाए तो बालक का विकास किस प्रकार से हो सकता है। इसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान जो आपकी है, इसमें कौन कौन से मेथड के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए। जो पद्धति है, जो मेथड है, इसमें ऐसे पढ़ाने के लिए कौन कौन सी जो पद्धति होती है उसको बताया जाए। तो सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि पद्धति होती है, इसमें प्रवचन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, मस्तिष्क उद्वेलन पद्धति और बहुत सारी पद्धतियां हैं, कहानी, जीवन इतिहास, सूत्र विधि, सहकारी शिक्षण, ये सारी पद्धतियां हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताएं पद्धति होती क्या है, मतलब मेथड होता क्या है। पद्धति ये होती क्या है, शिक्षक द्वारा छात्रों को जो निर्देशित किया जाता है, जिस चीज को बताया जाता है, उसी को पद्धति कहते हैं। जिस प्रकार से शिक्षक को छात्रों द्वारा जो निर्देशित, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसी को पद्धति या मेथड कहा जाता है। और जिसके द्वारा छात्र कुछ सीख सके, शिक्षक ने कहा और छात्र उसको ग्रहण करके सीख सके। सीखना ही क्या हो गया, पद्धति। ये किसके अंतर्गत आ गया, मेथड के अंतर्गत। छात्रों के द्वारा सीखना ये मेथड के अंतर्गत आ चुका है। इसके बाद इसकी अवधारणा, किसकी, पद्धति की अवधारणा। अवधारणा शिक्षक द्वारा निर्देशित जो किया जाता है और छात्रों का सीखना, छात्रों का सीखना पद्धति के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अनेक क्रियाओं का एक पुंज है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्रियाएं करके शिक्षक छात्रों को बताता है। बालकों की समझ में नहीं आती है। बहुत से आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा ना कि बालक को क्या गुना करना सिखाना,
एक टीचर ने बताया था ना कि 9 का पढ़ा बोलो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 10 उंगलियों का उन्होंने प्रयोग कर लिया। इसको कर लो इधर हो जाएंगे, इसको कर लो इधर हो जाएंगे। तो अनेक क्रियाओं के द्वारा शिक्षक को छात्रों को सिखाना, अनेक क्रियाओं का ये क्या होता है, एक पुंज होता है। क्या? मेथड। क्या? पद्धति। बहुत सारी क्रिया करके छात्र को समझाना, मूल उद्देश्य छात्र इसको समझ सके और ग्रहण कर ले, छात्र सीख जाए, वही क्या हो जाएगी, मेथड। कहते हैं ना बहुत सारी तकनीकें, नवाचार आ गए नई नई शिक्षा के लिए, जोड़ने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, तो वो तकनीकी के अंतर्गत ही आता है। इसमें आता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप छात्र को ज्ञानार्जन करता है। पद्धति की क्रिया के कार्य इसमें कई सोपान अर्थात कई सोपान होते हैं, स्टेप होते हैं। क्रिया का संचयन, समस्या का समाधान, उपयोग करना, फिर विश्लेषण करना, फिर उसको मूल्यांकन करना, फिर उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी करना। बहुत सारे स्टेप आते हैं इसमें। किसमें? पद्धति में। इसमें अलग अलग पद्धति आएगी। अब अभी तो पद्धति की अवधारणा की पद्धति होती क्या, शिक्षक द्वारा निर्देशित जो छात्र को किया जाता है, अर्थात छात्र जो सीखते हैं, और अनेक सारी पुंज अर्थात अनेक सारी क्रियाओं के द्वारा शिक्षक छात्रों को सिखाता है, वही क्या होती है, पद्धति होती है, अर्थात मेथड होता है। पद्धति के प्रयोग का महत्व, हमने चलो शिक्षक ने तो ये कर दिया, बालकों को सीखा नहीं, इसका महत्व क्या होता है? इसमें महत्व क्या होता है इसका महत्व होता है, इस संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित है। महत्व के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित है। एक विचारधारा के अनुसार यदि इसमें दो विचारधारा महत्वपूर्ण है। एक विचारधारा के अनुसार यदि शिक्षक आत्मविश्वासपूर्ण हो, अर्थात शिक्षक को फुल कॉन्फिडेंस हो पढ़ाने में और छात्र को समझाने में, तो ये पद्धति क्या टेक्निक व्यर्थ है। क्या बालक टीचर क्या करता है, आपने देखा होगा कि रंगमंच पश्चिमी राजस्थान के कभी आपने वीडियो देखे हो, छोटे छोटे बच्चे को टीचर पढ़ा रहे हैं, पहाड़े सिखाएंगे बच्चों को किस हिसाब से, एक गैलरी बनाते, गोल घेरा बना लेते, घेरा बना के एक बच्चे को खड़ा करके वो बच्चा डांस करता जाता है, 1 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 4 बोलता है, फिर बैठ जाता है, फिर तीसरा। ये अलग पद्धति तो होती है, मेथड ही तो होते हैं। तो वो बता रहा है कि महत्व, इसका महत्व क्या है। तो एक इसमें दो विचारधारा है। एक विचारधारा तो इसमें कहती है यदि शिक्षक खुद कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास से युक्त हो, ज्ञान से युक्त हो, तो ये जो पद्धति है, मेथड है, ये क्या है, व्यर्थ है। और दूसरी विचारधारा इसमें कहती है, दूसरी विचारधारा में के अनुसार शिक्षक को पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उसने ये पद्धति या टेक्निक अपनाई या नहीं अपनाई, हो सकता है उसका ज्ञान कम हो, तो इन टेक्निक के द्वारा बालक को वो सिखा सकता है। पहली पद्धति क्या कहती है कि शिक्षक को यदि ज्ञान आत्मविश्वासपूर्ण है, ज्ञान अच्छा है, विषय को समझ सकता है, उन टेक्निकों का प्रयोग करने से उसे कोई मतलब नहीं। जब छात्रों को वो सिखा सकता है तो ये पद्धति बेकार है, व्यर्थ है। पहली विचारधारा ये कहती है। दूसरी विचारधारा कहती है शिक्षक को ज्ञान कम है, वो विषयगत ज्ञान में अनभिज्ञ है, कम जानता है, तो बालक के लिए इन पद्धतियों का प्रयोग करना आवश्यक है। लेकिन ये दोनों ही जो विचारधारा है ये गलत है। ये दोनों ही विचारधारा क्या है, गलत है। इस प्रथम प्रकार विचारधारा में विषय वस्तु के ठोस ज्ञान पर बल देती है। जो पहली जो मैंने विचारधारा बताई थी आपको कि शिक्षक का आत्मविश्वास पूर्ण होना, अर्थात ज्ञान के वशीभूत होना, ज्ञान होना, विषयगत ज्ञान, कौन सा, विषयगत ज्ञान होना, विषय का ज्ञान होगा। और दूसरी में क्या, विषयगत ज्ञान ना होना, विषयगत ज्ञान कम होना, ज्ञान तो होता है, कम होना। इसमें आत्मविश्वास होता है, इसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसमें कमी होती है और इसमें आत्मविश्वास से पूर्ण भरा होता है। कौन, शिक्षक। इस प्रकार प्रथम विचारधारा ज्ञान से ठोस होता है। यदि हम प्रयोगात्मक रूप से देख पाते हैं तो दोनों ही विचारधारा गलत है। विषय वस्तु का मात्र ज्ञान रखने में कोई भी शिक्षक सफल शिक्षक नहीं हो सकता। कि भाई मैं संस्कृत क्यों, पूर्ण सर्वज्ञ, सब कुछ पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, मैं बता दूंगी,
तो मैं सफल हूँ नहीं। जब तक मुझे विभिन्न सारी टेक्निक को पता नहीं होता है और उसको मैं अपने ज्ञान में एम्प्लॉय नहीं कर सकती, अर्थात उसमें प्रयोग नहीं कर सकती अपने शिक्षण में, तो मेरा ज्ञान व्यर्थ है। आत्मविश्वास है मुझे, मेरे सब्जेक्ट का पूर्ण कमांड है उस सब्जेक्ट के ऊपर, फिर भी जब तक इन मेथड पद्धतियों का हम प्रयोग नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा विषयगत ज्ञान व्यर्थ है। दूसरी विचारधारा कहते हैं कि विषयगत ज्ञान कम है, तो ये भी गलत है। विषय का ज्ञान तो होना ही होना चाहिए शिक्षक को, पर इन टेक्निकों का, इन पद्धतियों का, इन मेथडों का किस प्रकार से प्रयोग करें जिससे छात्र ही सीख सकें और छात्रों का अधिगम अच्छा हो सके। विषय वस्तु को मात्र ज्ञान रखने से कोई सफल शिक्षक नहीं बन सकता। ऐसे अनेक शिक्षक पाए जिनके विषय वस्तु का ज्ञान ठोस, किंतु कक्षा में छात्रों को संतुष्ट नहीं करवा सकते। कला शिक्षण से बहुत से ज्ञान है, वो बहुत सारी डिग्री ले रखी है उन्होंने, बहुत पूरी डिग्री ले रखी है, विषयगत ज्ञान है, पर जब बालकों की कक्षा में जाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बालक यूँ कहते पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, बालक उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते। तब इन पद्धतियों का उनको क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। आपके पास ज्ञान है, आत्मविश्वास है, और बालक आपकी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है, तब आपको इन पद्धतियों अर्थात मेथड का आपको प्रयोग करना चाहिए, और इन मेथडों के द्वारा ही आप अपने शिक्षक को शिक्षण का विकास बालकों के लिए सर्वांगीण रूप से कर सकते हो। दूसरी जो विचारधारा थी इसमें भी यही बताया गया। इसके विपरीत दूसरी विचारधारा में यह विषय वस्तु को उतना ही आवश्यक समझ जितनी विचारधारा गलत है। पद्धति का ज्ञान होना हो, विषयगत शिक्षक होता है उसे विषय का ज्ञान तो पूरा होना ही चाहिए। जब तक उसको विषय का ज्ञान नहीं होगा तो पद्धति का प्रयोग भी नहीं कर सकता। विषय का जब तक उसको पूरा ज्ञान नहीं होगा तो इस पर कमांड नहीं है, इसको कमांड करना चाहिए, फिर इसका भी उपयोग करना चाहिए। इसको भी जब ये एम्प्लॉय में कर सकता है तब वो इसके ऊपर ज्ञान रख सकता है। जैसे आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी, बहुत सारे हमारी ओरिजिनल जो हीरो है कौन, सैनिक, रियल हीरो है वो हमारे देश के सैनिकों को देखा है, तो सैनिकों के ऊपर बहुत सारे क्या है, अस्त्र शस्त्र हैं, बहुत सारी चीजें हैं, दुश्मन को किस प्रकार मारे दुश्मन। तो जब तक वो अस्त्र और शस्त्र उनको सही रूप से वो चलाना नहीं सीखते, सही रूप से किस समय इस चीज को चलाया जाए, दुश्मन के ऊपर कब वार किया जाए, कब अटैक किया जाए, अगर इन चीजों को उनके बारे में पता नहीं है तो ये सारे मेथड गलत हैं, ये सारे मेथड व्यर्थ में ही हैं। तो एक शिक्षक को अपने विषय के ऊपर पूर्ण कमांड है और बालक संतुष्ट नहीं हो रहे तो इन पद्धतियों के द्वारा उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मैंने सैनिक का उदाहरण दिया, अस्त्र शस्त्र के द्वारा, अस्त्र शस्त्र बहुत सारे हैं, पर इन अस्त्र शस्त्र को हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रयोग करना, और यह युद्ध हो सकता है। युद्ध में अगर आप अस्त्र शस्त्रों को लेके बैठ गए और सामने वाला आपको मार रहा है, आपको पता भी नहीं चला सामने वाला क्या कर रहा है, आप पे एक के बाद एक गोलियां चला रहा है, आप पर आपको गोलियां चला जा रहा है, आप सामने खड़े हैं, आपके पास अस्त्र तो है, आप चलाना नहीं जानते उन अस्त्रों को। तो एक सैनिक के अनुसार ही एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो अपनी जो पद्धतियां हैं, अपनी जो टेक्निक है, उन टेक्निकों को वो किस प्रकार से विद्यालय में बालकों के ऊपर प्रयोग कर सके। सैनिकों के अनुसार ही शिक्षक को अपने विषय वस्तु का पूर्ण रूप से ज्ञान कराते हुए बालकों को शिक्षा प्रदान करानी चाहिए। इन मेथड की जो ये पद्धति हैं, इन पद्धतियों को अपने शिक्षा में अपने जो विषयगत ज्ञान है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसी शिक्षक को विषय वस्तु पद्धति का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें बाइनिंग ने स्वीकार किया है, बाइनिंग एक वो हुए हैं लेखक, बाइनिंग ने स्वीकार किया है किसी भी विषय के अध्ययन तथा अध्यापन के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि इसे किस प्रकार पढ़ाया जाए। बाइनिंग के अनुसार
किसी भी शिक्षण के लिए, किसी भी अध्ययन या अध्यापन के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन में यह देखा जाता है कि इसे किस प्रकार से प्रयोग किया जाए या अपने अध्यापन में प्रयोग में लिया जाए। बाइनिंग कहते हैं किसी भी विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए यह देखा जाता है कि किस प्रकार प्रयोग किया जाए या पढ़ाया जाए। मैथ पढ़ा रहे हो आप, मैथ पढ़ा रहे हो, बालक को बताते हो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। बालक रट तो लेगा, बालक समझेगा नहीं, हुआ कैसे? जब तक आप उनको मल्टीप्लाई नहीं करना चढ़ेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये टेक्निक हुई ना, ये मेथड हुए ना। तो पहले तो शिक्षक को ये देखना चाहिए कि अध्ययन और अध्यापन कराते हुए उसे ये देखना चाहिए कि मुझे बालकों को किस प्रकार से अध्ययन कराया जाए जिससे बालकों को तुरंत समझ में आए, बालक कुछ ग्रहण कर सके, पढ़ाए हुए ज्ञान को आत्मसात कर सके। ये किसने कहा है? बाइनिंग ने कहा है। अध्ययन और अध्यापन करते हुए बालक को डायरेक्ट इन मेथड पद्धतियों को नहीं बताया जाए। आपने ये तो बता दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। अब बालक रट लेगा इनको। अगर आप पूछोगे किस प्रकार से हो, तो आपको इन विभिन्न सारी टेक्निकें हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार से आपको प्रयोग में लेना चाहिए। आगे कहा है कि इससे बालक की जो निश्चित उद्देश्य हैं, जो आप इनको पढ़ाने सिखाए जा रहे हैं, उनको बालक क्या कर लेगा? आत्मसात कर लेगा। इन जो मेथड पद्धतियों का कब शिक्षक प्रयोग करेगा? जब स्वयं को अपने विषयगत ज्ञान का आत्मविश्वास के साथ वो अपने विषयगत ज्ञान में पूर्ण पारंगतता रखता है। तो पूर्ण पारंगतता रखता है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित किया जाता है कि क्या पढ़ाया जाए और क्या नहीं पढ़ाया जाए, बालकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। बाइनिंग कहते हैं कि बालक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर बालक को सीधा ही रटा दिया जाए तो क्या बालक सही है? रट लेगा तोता की तरह। और उसको जो मूल जो चीज़ है, कहीं उससे पूछ लिया कि ये कैसे आया, तो ये गलत है। तो ये टेक्निक के माध्यम से आप उसको बता सकते हो। उसके उद्देश्यों की, जो पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है, उसको जो माइनरिंग जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को बताना है। इसके बाद आएगा, इससे महत्वपूर्ण बात है कि किस ढंग से पढ़ाया जाए। जैसे पूर्ण निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकताएं बालक के लिए आगे जाकर बालक का विकास, सर्वांगीण विकास हो सके और बालक को जो अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जो उद्देश्य बालक के हैं, उसको किस प्रकार से पढ़ाया जाए। तो पहले जो ये पद्धति है, पहली पद्धति में क्या बताया था कि पहली जो विचारधारा थी उसमें बताया था कि शिक्षक को, जो शिक्षक आत्मज्ञान से परिपूर्ण है, अपने ज्ञान में पूर्ण निपुण है, तो वो इन मेथड पद्धति का प्रयोग क्यों करेगा। तो ये असिद्ध कर दी थी। जी नहीं, शिक्षक को चाहे कितना भी सर्वांगीण विकसित क्यों नहीं हो, उसका माइंड कितना विकसित क्यों नहीं हो, जब तक वो कक्ष में बैठे हुए बालकों को संतुष्ट ना कर दें, बालक तब तक संतुष्ट ना हो, तब तक शिक्षक अपने अध्यापन में सफल शिक्षक नहीं कहलाएगा, चाहे उसके पास कितनी भी ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं। तो पहली विचारधारा थी उसमें क्या कहा था कि शिक्षक जो आत्मविश्वास पूर्ण जो अध्यापन करा रहा है, अपने जो ज्ञान है, विषयगत ज्ञान है, उसमें वो सर्वांगीण क्या है? निपुण है। तो इन पद्धतियों का वो उपयोग ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर शिक्षक को ये जो विचारधारा थी ये भी व्यर्थ गई।
कितने भी आप टैलेंटेड हों और क्लास में जाओ बालक नहीं समझे, तो ये आपकी जो पद्धति है ये पद्धति ही काम में ली जाएगी। दूसरी विचारधारा थी, आपको बताई थी इसमें कि दूसरी विचारधारा के द्वारा अगर शिक्षक का विषयगत ज्ञान कम है, शिक्षक का विषयगत ज्ञान कम है, तो बालक को शिक्षक को क्या करना चाहिए, इन तकनीकी को माध्यम से बालक को बताया जाना चाहिए। सबसे पहले तो उसको अपने विषयगत ज्ञान का ही पूर्ण रूप से अध्ययन करके बालकों को इन पद्धतियों के बारे में समझाया जाना चाहिए। पहले अपने विषय पर कमांड करनी ही चाहिए, उसके बाद बालकों को इन पद्धतियों के द्वारा समझाया जाना चाहिए। किसको, शिक्षक को। तो जो मेथड है, ये मेथड है, आज जो पद्धति बताई है हमने, पद्धति की अवधारणा, पद्धति का महत्व बालकों के लिए किस प्रकार से महत्व सिद्ध होती है। आपको एक उदाहरण भी दिया था इसमें बताया था कि सैनिक के पास अगर अस्त्र शस्त्र है, सामने वाला उसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रहार कर रहा है, तो प्रहार कर रहा है तो सैनिक को किस प्रकार से उसका जवाब देना चाहिए। उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं और वो उनको लेके बैठा है, प्रयोग करना जानता ही नहीं युद्ध के समय, तो वो क्या करेगा, मरेगा, मारा जाएगा बेटा। तो ये सैनिक का जो उदाहरण है, उसी सैनिक की तरह एक शिक्षक भी सैनिक की तरह बीड़ा उठाता है, किसका, बालकों को अध्यापन कराने का, कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र सारे हैं, हमारे पास किताब भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, चौक भी है, और जो अन्य सामग्री हैं पढ़ाने की और जो पढ़ने की, वो सारी चीज़ें हैं, पर हम इसका उपयोग किस प्रकार से बालकों को दे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो और बालक आसानी से उस विषय को समझ सके। ये मेथड, अर्थात मेथड का प्रयोग क्यों किया गया, अगर आप बालक को सीधे सीधे कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और उसके माध्यम से बालक को समझ में नहीं आया, एक बार पढ़ा दिया, 2 बार पढ़ा, 3 बार, बालक को फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप जो विभिन्न सारे जो मेथड हैं उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए बालक को समझा सकते हैं। जैसे और आपके मेथड आएंगे, प्रवचन विधि, प्रोजेक्ट विधि, जीवन कथा विधि, नाटक विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, इनके द्वारा अर्थात आपको जो सामाजिक विज्ञान है उसमें जो पद्धति कौन कौन सी चलती है उनके द्वारा आप बालक को आसानी से समझा सकते हो। सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से मेथड के द्वारा आप बालक को समझा सकते हो उसके बारे में आपको बताया गया है। आत्मविश्वास बालक में बना रहे और शिक्षक में भी बना रहे कि हमें गुरुजी ने ये चीज़ पढ़ाई है, तो आज हमें इन चीज़ों के माध्यम से अध्ययन करना है। विषय वस्तु के ज्ञान के साथ साथ छात्रों की समस्याओं को भी जानना आवश्यक है, उसे अध्ययन प्रक्रिया में सरल बनाना। विषय वस्तु के ज्ञान, शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान तो है, पर छात्रों की जो समस्या है, छात्रों की समस्या का निराकरण करना, छात्रों की समस्या, विषय वस्तु के ज्ञान के साथ साथ छात्रों की समस्याओं को जानना या निराकरण करना, जानते हुए निराकरण करना। विषय वस्तु की, हमें अपने विषय पर कंटेंट पूरे याद है, समझते हैं, हम बालक को बता सकते हैं, पर उसकी समस्या क्या है पहले तो ये देखता है बालक की IQ के लेवल के अनुसार। एक तो अपन जैसे बड़े बालक हैं तो उनके बड़े IQ के, हाँ सीधे सीधे इनको पढ़ा दिया जाए ये चीज़ें कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है इतने साल में होता है, जैसे आप SS पढ़ा रहे हो पॉलिटिकल में तो 5 साल के लिए होता है और इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा विधानसभा के ऐसे निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, आपने ऐसे SS में उनको पढ़ा दिया, पर पढ़ाते हुए आपको ये देखना है कि उनके IQ लेवल कितनी है। छोटे बालक हैं जैसे 6वीं 7वीं 8वीं तक, 5वीं से और 6ठी 7वीं 8वीं तक के बालक हैं, आपने सीधा उनको बता दिया तो वो उनके ऊपर से निकल गई कि राष्ट्रपति का बता रहा है, निर्वाचित क्या होता है, कौन कौन भाग लेते हैं, कितनी सीटें होती हैं, ये हमारे पता ही नहीं है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, तो वो उनको पता ही नहीं होता। बालक के सामने क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो गई ना, तो उन्हें समस्या आपने तो पढ़ा दिया, आपका विषयगत ज्ञान अच्छा है, आपका ज्ञान लेवल का अच्छा है, तो समस्या को जानना, बेटा के क्या समझ में नहीं आया, कैसे समझिए, तो आपको उनको आयु के अनुसार ही अध्यापन कराना चाहिए। और विभिन्न जो मेथड हैं उन मेथड के माध्यम से बहुत सारी टेक्निक है आजकल तो समझाने की, लोकसभा
चित्र के माध्यम से अभी आप समझा सकते हो। तो ये ऐसे ऐसे बनाकर ये हमारे राज्य में या दो भाइयों का नाम लेकर ये राम है ये श्याम है, बहुत सारी टेक्निक है पढ़ाने की, बच्चों को समझाने की। उन समस्या को समझते हुए आयु के अनुसार शिक्षक को विभिन्न पद्धतियों का सहारे लेते हुए बालक का अध्यापन कराना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि बालक ने इसमें कितना ग्रहण किया है, बालक को ग्रहण करते हुए बालक ने कितना आत्मसात किया है। तो आज हमने सामाजिक विज्ञान की जो मेथड है, पद्धति है, उसकी अवधारणा और उसके महत्व को बताया है कि हमें या शिक्षक को किस प्रकार से अपने विषयगत ज्ञान को जानते हुए इन पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।